हेलो फ्रेंड्स, एलिगेंस क्लिनिक की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी सर्जरी क्या होती है? राइनोप्लास्टी सर्जरी जो है वो है, राइनो माने जो अपने राइनोसोरस होते हैं उसका जो नाम पड़ा है नाक की वजह से। तो राइनो माने नाक के रिलेटेड जो चीज़ें होती है और प्लास्टी माने उसकी सर्जरी करना। माने राइनोप्लास्टी में नाक की सर्जरी की जाती है, उसका जो देखाव है उसको चेंज करने के लिए या अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेंज करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं। और सर, ये राइनोप्लास्टी के अलावा उसके साथ कौन कौन सी सर्जरी भी कर सकते हैं? राइनोप्लास्टी के साथ में हम दूसरी जो सर्जरी कर सकते हैं उसका नाम है सेप्टोप्लास्टी। माने अगर आपका अंदर नाक का जो बीच का पर्दा रहता है वो अगर टेढ़ा रहता है तो वो जो टेढ़ा पर्दा है उसको सीधा करने की प्रक्रिया को सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं। काफ़ी बार राइनोप्लास्टी के पेशेंट्स जो होते हैं उनको सांसों की प्रॉब्लम रहती है कि सांस फूल रही है, थोड़ा सा दौड़ने पर सांस खुल रही है, तो वैसी चीज़ों में सेप्टोप्लास्टी करना पड़ता है। उस टाइम पे उसको सेप्टोराइनोप्लास्टी बोला जाता है। सर, ये राइनोप्लास्टी कौन कौन से प्रॉब्लम के लिए की जाती है? राइनोप्लास्टी जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए की जाती है। पहले मैंने बताया कि हम अगर ऐसे देखा जाए तो सेप्टोप्लास्टी एक फंक्शनल सर्जरी है कि जिसमें आपकी सांस की जो प्रक्रिया, क्योंकि नाक का मेन काम है सांस लेना और दूसरा जो नाक है वो सेंटर है, अपने पूरे फेस का सेंटर है। तो नाक का जो शेप होता है उसके हिसाब से अपनी इम्प्रेशन बनती है, चेहरा दिखता है। इसलिए जो भी नाक के देखाव को इम्प्रूव करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसको ज़्यादातर राइनोप्लास्टी बोला जाता है और पर्दे के फंक्शन के लिए जो सर्जरी की जाती है उसको सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं। तो सेप्टोप्लास्टी के अलावा राइनोप्लास्टी में हम ये नाक अगर किसी की ज़्यादा चौड़ी है, माने यहाँ चौड़ी है तो एलआर रिडक्शन कर सकते हैं, यहाँ यहाँ चौड़ी है तो बोनी रिडक्शन कर सकते हैं। कि किसी किसी लोगों को यहाँ पे हम्प होता है, माने यहाँ पे एक ऊंचा हुआ भाग होता है तो उसको हम हम्प रिडक्शन कर सकते हैं। किसी की नाक ऐसी दबी हुई होती है तो उसको हम ऊंचा कर सकते हैं। किसी की ये पार्ट दबी हुई होते हैं जिसको डिप्रेस नेजल डॉर्सम बोलते हैं, वो कर सकते हैं। किसी की नाक ऐसे नीचे की तरफ मुड़ी है, किसी की ज़्यादा ऊंची है, तो जो भी नाक के प्रॉब्लम, दिखने के प्रॉब्लम है वो सब राइनोप्लास्टी में की जा सकती है। इसके अलावा नाक को अगर टेढ़ा है, नाक आपका पूरा टेढ़ा जा रहा है या नाक की लाइन बिगड़ी हुई है, आपकी शेप बिगड़ी हुई है, तो वो भी राइनोप्लास्टी में किया जा सकता है। माने ये आपका जन्म से भी हो सकता है, आपके जेनेटिक्स में आ सकता है, पूरी फैमिली में आ सकता है, या फिर एक्सीडेंट के बाद आपका नाक डैमेज हो गया हो तो भी ये राइनोप्लास्टी करके आपका जो लुक है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्लेफ्ट राइनोप्लास्टी में बताना चाहूँगा कि जिसमें फटे हुए होंठ जो होते हैं उसके साथ में नाक का भी शेप बहुत खराब होता है। तो जो क्लेफ्ट चिल्ड्रन हैं उनके लिए भी हम क्लेफ्ट राइनोप्लास्टी करके उनको नॉर्मल लुक देने की कोशिश कर सकते हैं। सर, ये राइनोप्लास्टी कौन से डॉक्टर के पास करवानी चाहिए? राइनोप्लास्टी नाम में ही आपको प्लास्टी सुनाई दे रहा है, तो बेस्ट चीज़ है कि ये राइनोप्लास्टी सर्जरी आप प्लास्टिक सर्जन के पास कराएं। सेप्टोप्लास्टी काफ़ी अच्छी तरह से बहुत सारे ईएनटी डॉक्टर कर रहे हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से ये प्रोसीजर करते हैं। तो सेप्टोप्लास्टी के लिए ईएनटी डॉक्टर काफ़ी अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक सर्जरी है, मैंने जो टीप का इम्प्रूवमेंट करना है या शेप बदलना है वो, और साथ में सेप्टोप्लास्टी प्लास्टिक सर्जन कर सकते हैं। तो राइनोप्लास्टी के लिए बेस्ट डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन्स हैं और प्लास्टिक सर्जन्स में भी सभी प्लास्टिक सर्जन राइनोप्लास्टी नहीं करते हैं। आपको आपके डॉक्टर को चूज़ करते समय देखना पड़ेगा कि वो डॉक्टर का एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने आगे कितनी राइनोप्लास्टी करी हुई है, उनका राइनोप्लास्टी के लिए नॉलेज क्या है, उन्होंने ये ट्रेनिंग ली है कि नहीं ली है। क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी में भी काफ़ी डॉक्टर्स होते हैं जो खाली रिकन्स्ट्रक्टिव काम करते हैं, जबकि जो कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन होते हैं और उसमें से जो राइनोप्लास्टी करने वाले डॉक्टर काफ़ी कम होते हैं, तो आप राइनोप्लास्टी के डॉक्टर सिलेक्ट करते हुए काफ़ी केयर से आप अपने एक्सपीरियंस किसी डॉक्टर को चुनें। राइनोप्लास्टी सर्जरी मेडिक्लेम में पास होती है? जिससे मैंने बताया कि सेप्टोप्लास्टी जो है फंक्शनल सर्जरी है, तो सेप्टोप्लास्टी जो है वो मेडिक्लेम में पास होता है।
राइनोप्लास्टी लुक इम्प्रूव करने की सर्जरी है, तो ज़्यादातर मेडिक्लेम उसमें भी पास नहीं होता है। काफ़ी बार अभी नई मेडिक्लेम पॉलिसीज़ आ रही है धीरे धीरे, जो कॉस्मेटिक सर्जरीज को भी इंक्लूड करती है। तो वैसा मेडिक्लेम अगर आपका कोई स्पेशल टाइप का है तो राइनोप्लास्टी मेडिक्लेम में पास हो सकती है। राइनोप्लास्टी में इम्प्लांट का क्या रोल होता है? राइनोप्लास्टी जैसे नॉर्मली जो है हम नाक का जो अपना आपका खुद का जो स्ट्रक्चर है उसी को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि नाक को छोटा करना है तो यहाँ पे जो हम्प होता है उसको हम घिस देते हैं, या नाक बड़ी है तो उसको यहाँ से छोटा करते हैं, या टीप बड़ी है तो उसको छोटा करते हैं, या छोटी है तो उसको बड़ा करते हैं। उसके लिए नाक के ही पार्ट को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, या तो उनको ज़्यादा बड़े हैं तो छोटा किया जाता है, या छोटे हैं तो बड़ा किया जाता है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि नाक के अंदर बड़ी सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को खाली सिंपल सा प्रॉब्लम है कि ये नाक दबी हुई है, बाकी वो अपनी टीप से खुश है, नाक के नीचे के शेप से खुश है। तो जो नाक का जो ये डॉर्सम बनाने के लिए ज़्यादातर नाक में इम्प्लांट किया जाता है। वो इम्प्लांट सिलिकॉन मटेरियल का होता है, और वो सिलिकॉन मटेरियल एक बार अंदर अगर बैठ जाता है अच्छे से तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। मिनिमम सर्जरी से आप अपनी नाक का शेप बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। सर, इम्प्लांट से कभी कोई साइड इफेक्ट्स या कोई रिस्क होता है? इम्प्लांट में सबसे बड़ा रिस्क होता है इन्फेक्शन का या एक्सट्रूजन का। लेकिन अगर अच्छी सर्जरी की हुई है और अच्छे क्लिनिक में किया हुआ है तो मेरे ख्याल से वो परसेंटेज 1 या 2% से कम होते हैं, और एक बार इम्प्लांट सेटल हो गया तो बहुत अच्छे रिजल्ट लाइफ टाइम के लिए देता है। राइनोप्लास्टी में और क्या क्या चीज़ों का उपयोग हो सकता है? जैसे राइनोप्लास्टी में इम्प्लांट के अलावा अगर हम यूज़ करना चाहते हैं कि अगर किसी को इन्फेक्शन का चांस नहीं लेना है और बाहर की कोई चीज़ें शरीर में नहीं डालनी है, ऐसा अगर किसी को सोचना है, या किसी को इतना बड़ा रिक्वायरमेंट है कि सिलिकॉन इम्प्लांट उस शेप में नहीं आता है, तो पहला तो हमने जैसे मैंने बताया कि नाक का जो सेप्टम रहता है, पर्दा रहता है, उसी का प्रयोग हम नॉर्मली 90% केसेस में करते हैं। लेकिन बाकी के जो 10% है उसमें जब भी हमें कार्टिलेज या नरम हड्डी चाहिए, जैसे कि नाक को उठाना है या टिप को सपोर्ट करना है, तो हम अपनी जो कान की या अंदर की जो हड्डी होते हैं वो लेते हैं, नरम हड्डी। उससे कान के शेप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कान बिल्कुल वैसा का वैसा दिखता है। तो ज़्यादातर दोनों कान से लेते हैं। और अगर किसी का नाक पूरा डैमेज हो गया है, पूरा ही नाक वापस से अच्छे से बनाना है, तो हम रीब ग्राफ्ट लेते हैं। माने अपनी जो ये पसली होती है, पसली जहाँ पे ये बीच की हड्डी से जुड़ती है, वो पार्ट मोबाइल होता है, नरम होता है, तो वो पार्ट का प्रयोग करके भी हम राइनोप्लास्टी कर सकते हैं। सर, हमने कई बार सुना है रिवीजन राइनोप्लास्टी, तो वो क्या होता है? रिवीजन राइनोप्लास्टी मैंने आपका जो राइनोप्लास्टी है, पहली बार आपने किसी से कराया या आपने कुछ कहीं पे कराया, और या तो आप उससे रिजल्ट से खुश नहीं हैं, या आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिला नहीं है, वैसे केसेस में अगर आप चाहते हैं तो आप ये रिवीजन राइनोप्लास्टी माने सेकेंडरी राइनोप्लास्टी उसको बोल सकते हैं, कि आप किसी और प्लास्टिक सर्जन के पास जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो सर्जरी आप करा रहे हैं। ओके, तो कितने दिन के लिए उसमें एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है? नॉर्मली राइनोप्लास्टी में एडमिशन की ज़रूरत नहीं रहती है, वो डे केयर प्रोसीजर है। सुबह आके एनेस्थीसिया देते हैं, सर्जरी होती है, 3 से 4 घंटे में आपका जो है वो आपको छुट्टी मिल जाती है, शाम तक आप घर पे पहुंच जाते हैं। तो ऑपरेशन के बाद उसमें क्या तुरंत किया जा सकता है? ऑपरेशन के बाद हम आपके नाक को सपोर्ट कर, क्योंकि इसका पूरा स्ट्रक्चर हमने तोड़ा हुआ होता है और वापस से जिस जगह पे हमें चाहिए वहाँ पे रखा हुआ होता है। तो इंटरनल पार्ट के लिए हम अंदर सपोर्ट करते हैं, नाक के जो अंदर स्प्लीट डालते हैं, या फिर नाक के अंदर रुई या पैकिंग करते हैं जिससे कि ब्लीडिंग ना हो, और बाहर के ऊपर हम ड्रेसिंग लगाते हैं, स्प्लीट लगाते हैं, जिससे कि आपके नाक का जो शेप हमने बनाए रखा है वो बना रहे और उसमें सूजन ना आ जाए। तो वो चीज़ हम करते हैं। तो पहले 2-3 दिन तक आपका ड्रेसिंग रहता है, नाक आपकी बंद रह सकती है, अंदर पैकिंग रह सकती है। इसके अलावा अगर हड्डी का कुछ ऑपरेशन किया है, यहाँ के नाक की हड्डी को तोड़ा गया है, तो आँख के आजू बाजू सूजन आ सकती है, आँख थोड़ी सी ब्लैक दिख सकती है, आँख का जो सफ़ेद भाग है उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे कि
लाल कलर की वो दिख सकती है, सूजन आ सकती है, थोड़ा सा आपको निगलने में प्रॉब्लम आ सकती है या सोर थ्रोट जैसा लग सकता है। तो ये 2-3 दिन का काफ़ी बेरेबल प्रोसीजर होता है और ये सबको होता है और 2-3 दिन में ये पूरा सेटल हो जाता है। तो ना इमीडिएटली आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने आपको आपकी जॉब के लिए अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से 6 से 7 दिन छुट्टी लेंगे और रेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। ऑपरेशन का रिजल्ट कितने दिन में दिखता है? राइनोप्लास्टी सर्जरी में ज़्यादातर हम लोग जो है वो 2 तरीके से करते हैं। एक तो है क्लोज्ड राइनोप्लास्टी जिसमें नाक के अंदर ही सब कट होते हैं, बाहर से कुछ दिखता नहीं है। और दूसरा होता है ओपन राइनोप्लास्टी जिसमें नाक की ये जो डांडी होती है उसके ऊपर एक छोटा सा कट रहता है। वो कट भी प्लास्टिक सर्जरी से रिपेयर करने से ज़्यादातर 6 महीने के बाद वो दिखना बहुत ही डिफिकल्टी से हम ढूंढ सकते हैं, वैसा वो स्कार बन जाता है। एक छोटा सा स्कार ओपन राइनोप्लास्टी में यहाँ पे होता है। लेकिन ओपन राइनोप्लास्टी का एडवांटेज क्या है कि आप पूरी नाक की स्ट्रक्चर को खोल सकते हैं, अंदर देख सकते हैं आपको क्या अरेंजमेंट करना है, वो अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। तो ओपन राइनोप्लास्टी प्रीफर्ड प्रोसीजर है क्लोज राइनोप्लास्टी के कंपैरिजन में। तो अगर ओपन राइनोप्लास्टी करते हैं तो पूरा पार्ट खुला हुआ है, उसको वापस सेटल होना है और नए स्ट्रक्चर के ऊपर सेटल होते होते सूजन उतरते उतरते करीब 7 दिनों में आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट दिखता है। लेकिन अच्छा रिजल्ट दिखने के लिए आपको उसके ऊपर मसाज करनी पड़ती है और फाइनल आप 3 महीने पे ऐसा सोच सकते हैं कि आपको 90% रिजल्ट मिला है। लेकिन फाइनल रिजल्ट राइनोप्लास्टी का 1 से 2 साल तक इम्प्रूव होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे को फाइनल रिजल्ट कब मिलेगा तो वो आपको 1 साल पे मिलेगा। लेकिन 3 महीने पे आपको अप्रोक्सीमेट 90% जितना रिजल्ट मिल जाता है। सर अगर कोई सर्जरी के लिए डर रहा है तो बिना सर्जरी के लिए कोई राइनोप्लास्टी कोई है अवेलेबल ऐसा? अभी काफ़ी सारा मार्केट में नई नई चीज़ें आई हैं जैसे कि बोटॉक्स है, फिलर है और थ्रेड लिफ्ट है। तो उसकी मदद से नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी आजकल मार्केट में बहुत चालू हो गई है, क्योंकि उसके लिए आपको एडमिशन नहीं चाहिए, रिजल्ट के लिए आपको राह नहीं देखनी पड़ेगी, ऑपरेशन के बाद का जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सहन नहीं करना पड़ेगा। आप ऑफिस से लंच आवर में आए, सर्जरी प्रोसीजर कराया, तुरंत अपनी अच्छी सेफ वाली नाक लेके जा सकते हैं। तो ये नॉन सर्जिकल चीज़ें बहुत ही आजकल पॉपुलर है, क्योंकि हमारा युग इतना फास्ट है कि किसके पास छुट्टी लेने का टाइम नहीं होता है। तो ऐसे में नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी अवेलेबल है। हम लोग जैसे कि किसी की नाक चौड़ी है या स्माइल गमी स्माइल ऐसी बड़ी है या हंसने पे नाक किसी की ऐसे खींच जाती है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है वो बोटॉक्स से ठीक कर सकते हैं। किसी का नाक यहाँ पे दबा हुआ है या नाक थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है तो वो चीज़ हम फिलर की मदद से कर सकते हैं। किसी की नाक की टीप नीचे है उसको ऊंचा करना है या डॉर्सम को ऊंचा करना है इम्प्लांट के अलावा, मैंने बिना सर्जरी के, तो थ्रेड आते हैं नाक के स्पेशल, उससे हम थ्रेड लिफ्ट करके भी नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी कर सकते हैं। मैंने नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी का जितने मैंने एडवांटेज बताया वो सब है, लेकिन उसके एक मेजर डिसएडवांटेज है कि नाक को छोटे करने हैं। मैंने किसी का नाक बड़ा है उसको छोटा करना है या जिसको हम्प है वो निकालना है। तो वैसी जिसमें ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी मतलब जिसमें बढ़ाना है, वैसी चीज़ों के लिए ही नॉन सर्जिकल चीज़ होती है। अगर आपको चाहिए कि नाक आपको कम करना है, छोटा करना है, तो आपको सर्जरी के अलावा और कोई उपाय नहीं है। सर एलिगेंस क्लिनिक में राइनोप्लास्टी के लिए क्या क्या मतलब फैसिलिटी अवेलेबल है? एलिगेंस क्लिनिक में राइनोप्लास्टी हर एक तरीके से आपको अवेलेबल है। जैसे कि सर्जिकल राइनोप्लास्टी है, क्रूकेड टेढ़े मेढ़े नोज के लिए, क्लेफ्ट नोज के लिए, पोस्ट ट्रॉमेटिक नोज के लिए, आपके नेजल हम्प के लिए, या आपकी वाइड नोज है या ब्रॉड टिप है या आपको सांस में प्रॉब्लम है, वैसी बहुत सारी जितने भी राइनोप्लास्टी के प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हम सर्जरी करते हैं। मैं करीबन 2004 से ये सर्जरी कर रहा हूँ और बहुत सारे पेशेंट्स की अभी तक हमने सर्जरी की हुई है। एक्सपीरियंस भी हमारा काफ़ी करीबन 15 सालों का अभी तक हो चुका है। और जो राइनोप्लास्टी में दोनों मेथड्स हैं जैसे कि क्लोज्ड और ओपन, तो हम लोग ज़्यादातर केसेस ओपन से करते हैं, लेकिन दोनों प्रोसीजर यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे किए हुए पेशेंट्स के जो स्कार हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज हो सके वैसे होते हैं, ज़्यादा दिखते नहीं है वो स्कार, तो वो एक एडवांटेज है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी भी हम लोग पूरी सभी मेथड से, जैसे कि बोटॉक्स है, फिलर है, थ्रेड है,
सभी नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी भी हम करते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी सीवियर जो पोस्ट ट्रॉमेटिक है, जैसे कि नेज़ोइथमॉइड है, ये पूरा पार्ट अंदर चला गया है, ये नाक पूरी दबी हुई है, तो रीड ग्राफ्ट लेके भी हमने काफ़ी राइनोप्लास्टी की हुई है। इम्प्लांट राइनोप्लास्टी भी हमने बहुत सारी की हुई है। और इसके अलावा काफ़ी बार रिवीजन राइनोप्लास्टी, माने अगर आगे सर्जरी हुआ है और उसको करेक्ट करना है, वैसी रिवीजन राइनोप्लास्टी भी हमने की हुई है। तो ज़्यादा एक्सपीरियंस और क्लिनिक का फैसिलिटी और स्टाफ और वो सब देखते हुए हमारे पास एनेस्थेसिया के लिए भी जो आपको चाहिए ETCO2 का मॉनिटर या वर्क स्टेशन या सेंट्रल ऑक्सीजन की सप्लाई, वो सब कुछ फैसिलिटी है। तो एलिगेंस क्लिनिक में राइनोप्लास्टी का एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा हो सकता है। आप अपना डॉक्टर अच्छे से सिलेक्ट करें और उसके बाद ही आप राइनोप्लास्टी कराएं। और हमने गुजरात के अलावा महाराष्ट्र है, राजस्थान है, वहाँ से काफ़ी सारे लोगों को भी यहाँ पे आके सर्जरी उन्होंने कराई हुई है। और बहुत सारे हमारे रिव्यूज़ भी यूट्यूब पे हैं, तो आप ये देख के अपना डिसीजन ले सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेसेस और ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, उसके ऊपर आप हमें इंक्वायरी कर सकते हैं। ये QR कोड को स्कैन करके आप हमारी जो वेबसाइट है www.drashutosh.com पर जा सकते हैं इंक्वायरी के लिए। इसके अलावा हमारी YouTube चैनल है एलिगेंस क्लिनिक डॉक्टर आशुतोष शाह, उसके ऊपर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। ये QR कोड स्कैन करके आप वहाँ पे सीधा जा सकते हैं। हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा सकते हैं। हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और ये सारी जगह पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे पेशेंट्स के रिव्यूज़ हैं और हम सभी पेशेंट्स को उनके अच्छे रिव्यूज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं और आपके समय के लिए भी आपके आभारी हैं। थैंक यू।